गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसवी चिल्ड्रन एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। 12th क्लास के अंदर एग्रीकल्चर में हमारा जो टॉपिक है वो जीवांश पदार्थ चल रहा था और उसके अंदर हम ह्यूमस पढ़ रहे थे। आज हम मृदा में पाए जाने वाले कुछ सूक्ष्म जीवों की बात करेंगे कि मृदा में कौन कौन से सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने मृदा में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों की दो कैटेगरी यहाँ पर आपके सामने लिखी है। पहले है जीवाणु, ठीक है। जीवाणु जो है इनको हम इंग्लिश में बैक्टीरिया भी कहते हैं, बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया जो है इनका क्या क्राइटेरिया है मृदा के अंदर वो आपके सामने लिखा हुआ है कि जैसे अगर मृदा के बात करें तो मृदा में जितने भी सूक्ष्म जीव हैं उन सभी सूक्ष्म जीवों में 90% मात्रा जो है वो बैक्टीरिया की होती है। मतलब ये हुआ कि जो जीवाणु है वो बहुत ही अधिक मात्रा में मृदा में पाए जाते हैं। अगर मृदा के भार की दृष्टि से देखा जाए तो प्रति ग्राम 1 ग्राम में लगभग 10 करोड़ जीवाणु जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है। इससे आप समझ सकते हैं कि जीवाणुओं की बहुत बड़ी मात्रा जो है वो मृदा में पाई जाती है। और वास्तव में ये जीवाणु जो है यदि भूमि को उपजाऊ बनाने के अंदर या भूमि के अंदर किसी भी प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए उत्तरदायी होते हैं। अगर हम आकार की बात करें तो जीवाणु की अधिकतम लंबाई जो है वो 1/250 ml हो सकती है, यानी कि इनका जो आकार है वो बहुत ही सूक्ष्म होता है, ठीक है। कार्य की अगर बात करें तो कार्य जो है मेनली इनका कार्य नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलना होता है। एग्जाम्पल जैसे अपने मटर की जड़ों में राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है, तो उसके बारे में आपको पता है कि मटर की जड़ों में कुछ ग्रंथियां पाई जाती हैं, कुछ गांठें पाई जाती हैं और उनके अंदर वो राइजोबियम जीवाणु होता है जो वो नाइट्रोजन को किसमें बदल देता है, नाइट्रेट में बदलता है। तो इसीलिए राइजोबियम जो है उसको नाइट्री कारक जीवाणु भी कहा जाता है। क्लियर। फिर इसके बाद में दूसरा जो इसका प्रकार आता है सूक्ष्म जीवों का वो है एक्टिनोमाइसीटीज। तो एक्टिनोमाइसीटीज भी एक प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं जो मृदा में 9% तक पाए जाते हैं, यानी कि जीवाणुओं के बाद में अगर सबसे ज्यादा संख्या में जीव हैं तो वो एक्टिनोमाइसीटीज वर्ग के होंगे। एक्टिनोमाइसीटीज जो है सूक्ष्म जीव हैं और एक कोशिकीय जीव होते हैं, यानी कि इनका जो शरीर है वो एक ही कोशिका से जो है वो बनता है। आपने देखा होगा कि जब शुष्क भूमि होती है तो शुष्क भूमि पर जब बारिश होती है तो उस भूमि में से खुशबू आती है, सुगंध आती है भूमि में से। वो खुशबू जो है वो उसके लिए एक्टिनोमाइसीटीज की उत्तरदायी होते हैं। इसके अलावा जीवाणु और एक्टिनोमाइसीटीज के अलावा मृदा के अंदर क्वक पाए जाते हैं, फंगस है या फंजाई पाई जाती है या प्रोटोजोआ पाए जाते हैं। तो आइए फंगस, प्रोटोजोआ और क्वक के बारे में पढ़ते हैं कि वो कौन कौन से होते हैं। तो देखिए क्वक, शैवाल और प्रोटोजोआ क्या होते हैं, यानी कि हमने 5 प्रकार के सूक्ष्म जीव पढ़ने हैं, जिसमें से 2 हमने बात कर ली जीवाणु और एक्टिनोमाइसीटीज के बारे में। अब देखिए क्वक जो है, क्वक क्या होता है। एक्चुअल में क्वक जो है वो अम्लीय भूमि के अंदर अधिकता में पाए जाते हैं। इंग्लिश में हम इनको फंजाई कहते हैं। आपने देखा होगा कि जब कोई भी पदार्थ है कुछ दिनों बाद में जब सड़ने लगता है तो उसके ऊपर व्हाइट कलर का एक पदार्थ जमा हो जाता है, जैसे आपने अचार में देखा होगा, या फिर रोटी है या खाना है जो काफी दिनों तक पड़ा रहे और जब वो सड़ने लगता है तो उसके ऊपर सफेद रंग का एक पदार्थ जमा होने लगता है। वो पदार्थ वास्तव में फंगस होती है, या उसको हम फंजाई कहते हैं या हिंदी में क्वक कहते हैं। तो क्वक जो है वो अम्लीय भूमि में अधिक पाए जाते हैं और बहुकोशिकीय जीव होते हैं, ठीक है। बहुकोशिकीय जीव होते हैं। पर्णहरित का इनके अंदर अभाव होता है, यानी कि पर्णहरित इनमें अनुपस्थित होता है और उस पर्णहरित की अनुपस्थिति के कारण ही आपने देखा होगा कि फंजाई जो है सफेद रंग का जमा होता है, ठीक है। अगर हम उदाहरण की बात करें तो म्यूकर, पेनिसिलियम और फ्यूजेनियम, ये सारे के सारे जो पदार्थ जो है वो क्वक के ही उदाहरण हैं। पेनिसिलियम नोटेटम के बारे में आपने सुना होगा। पेनिसिलियम नोटेटम जो है एक इंजेक्शन बनाया जाता है पेनिसिलिन, जो कि न्यूमोनिया के अंदर जो है वो
एटम नामक क्वर्क से भी प्राप्त किया जाता है। अगर क्वर्क के कार्य की बात करें तो मुख्य कार्य इसका जैविक पदार्थों को सड़ाना होता है, यानी कि जैविक पदार्थों का अपघटन जो है वो मुख्यतः क्वर्क के द्वारा ही किया जाता है। बात क्लियर हुई। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं शैवाल के बारे में। शैवाल क्या होते हैं, इंग्लिश में इनको मोल्ड कहा जाता है। शैवाल जो है वो उनके आकार की दृष्टि से अति सूक्ष्म भी हो सकते हैं और अति विशाल भी हो सकते हैं, यानी कि अति सूक्ष्म से लेकर अति विशाल तक होते हैं। शैवालों के पाए जाने की जो मुख्य जगह है वो नमी युक्त स्थान होते हैं, यानी कि जहां नमी अधिक होगी वहां पर शैवालों के पाए जाने की संभावना भी अधिक होती है। और अगर मुख्य कार्य के बारे में बात करें तो शैवाल के 3 कार्य होते हैं। शैवाल जो है पादप ऊतकों का अपघटन जो है ये करते हैं। पादप ऊतकों का अपघटन करके उसको क्या करते हैं, सूक्ष्म कोशिकाओं में बदलते हैं और फिर वो कोशिकाएं जो है वापस आगे जाकर क्या हो जाती है, बिल्कुल पूरी तरह से अपघटित हो जाती है। फिर इसके अलावा पोषक तत्वों का विमुक्तिकरण जो है वो भी शैवालों के द्वारा ही होता है। और अंतिम कार्य जो है इसका ह्यूमस का संश्लेषण है। ह्यूमस का संश्लेषण जो है वो भी, उसमें भी किसका योगदान होता है, शैवालों का योगदान होता है। फिर लास्ट में अगर हम बात करें तो आता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ वास्तव में क्या होता है कि एक कोशिकीय जीव होते हैं। बैक्टीरिया जो है उनसे इनका आकार जो है वो बड़ा होता है, ठीक है। बैक्टीरिया जो है उससे आकार बड़ा होता है। बहुत सारे रोग हैं पादपों के अंदर, बहुत सारे रोग मनुष्यों के अंदर हैं जो कि प्रोटोजोआ से होते हैं। जैसे आपने मलेरिया का नाम सुना होगा, तो मलेरिया जो है वो मच्छर से होता है और उसके अंदर एक प्रोटोजोआ पाया जाता है जिसकी वजह से ये रोग होता है। तो इस प्रकार से प्रोटोजोआ, शैवाल, क्वर्क हुए और इसके अलावा बैक्टीरिया हुए, तो ये सारे के सारे जो सूक्ष्म जीव हैं पादपों के अंदर इस प्रकार से पाए जाते हैं और इनके अलग अलग कार्य हैं वो आपको मैंने बता दिए हैं। फिर भी अगर मैं मृदा जीवाणुओं की बात करूं जो कि मृदा में मुख्यतः पाए जाते हैं, उन जीवाणुओं की बात करूं तो मृदा में पाए जाने वाले जीवाणुओं के जो मुख्य कार्य हैं उनके बारे में हम और डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे इसका पहला जो कार्य होगा वो होगा नाइट्रीकरण। इसको हमने पहले ही पढ़ लिया था कि जो बैक्टीरिया है या जीवाणु जो हैं उनका मुख्य कार्य क्या होता है, वातावरण से जो उनको नाइट्रोजन प्राप्त होती है उसको नाइट्रेट में बदल के पौधे को उपलब्ध करा देना। तो नाइट्रीकरण में क्या होता है, जो नाइट्रोजन है उसको किस में बदल दिया जाता है, नाइट्रेट में बदल दिया जाता है। तो एक तो कार्य इसका ये हो गया कि नाइट्रोजन को किस में बदल देते हैं, नाइट्रेट में बदल देते हैं। दूसरा कार्य ये है नाइट्रोजन यौगिकीकरण। इसका मतलब ये है कि नाइट्रोजन जो पहले तत्व के रूप में उपस्थित थी, तत्व के रूप में अणु या परमाणु के रूप में, हालांकि नाइट्रोजन जो है वो आणविक रूप में पाई जाती है, तो आपको पता होगा कि ये तत्व के रूप में अणु आणविक अवस्था में पाई जाती है। तो इस नाइट्रोजन को क्या किया जाता है, आगे यौगिक में बदल दिया जाता है। यौगिक का मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन के साथ अन्य तत्वों का संयोग करा दिया जाता है, जैसे कि NO2, NO3, N2O4, N2O5, तो ये सारे के सारे जो तत्व हैं इस प्रकार से यौगिकों में बदल दिए जाते हैं, नाइट्रोजन को यौगिकों में बदल दिया जाता है। तो दूसरा कार्य जो है इसका वो हो गया नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तीसरा कार्य है भूमि के अकार्बनिक घटकों का परिवर्तन, ठीक है। भूमि के अकार्बनिक घटकों का परिवर्तन, ठीक है। तो अकार्बनिक घटक वो होते हैं, कार्बन के अलावा जितने भी तत्व है ना भाई वो सारे के सारे अकार्बनिक हैं। और अकार्बनिक घटकों के अंदर जो है नाइट्रोजन आ गया, ऑक्सीजन आ गया, फास्फोरस आ गया, धातु आ गए, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सारे के सारे आ गए। तो ये सारे के सारे घटकों का क्या कर दिया जाता है, परिवर्तन कर दिया जाता है, यानी कि उनको उनके यौगिकों में बदल दिया जाता है। इसको हम
बोलते हैं भूमि के अकार्बनिक घटकों का परिवर्तन। तो ये कार्य भी जो है वो सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही होता है। फिर इसके बाद में चौथा कार्य है कार्बोहाइड्रेट का विभाजन। तो कार्बोहाइड्रेट का विभाजन का मतलब ये हुआ कि कार्बोहाइड्रेट जो स्टार्च के रूप में या ग्लूकोज के रूप में या स्टार्च, ग्लूकोज, फ्रक्टोज है ना, सुक्रोज के रूप में, सेलुलोज के रूप में पाया जाता है, उसका क्या कर दिया जाता है अपघटन करके और उसको उसके सूक्ष्म कणों के अंदर बदल दिया जाता है, या फिर हम उसको बोलते हैं उसका निम्नीकरण कर दिया जाता है, अपघटन कर दिया जाता है। तो ये कार्य भी सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही होता है। और पांचवा जो है वो है विनाइट्रीकरण। विनाइट्रीकरण, ठीक। तो नाइट्रीकरण और विनाइट्रीकरण दोनों ही एक दूसरे के क्या है भाई, रिवर्स है। नाइट्रीकरण में नाइट्रोजन को किसमें बदल दिया जाता है, नाइट्रेट या नाइट्राइट में बदल दिया जाता है। और विनाइट्रीकरण में क्या होता है, नाइट्रेट या नाइट्रेट को किसमें वापस बदल दिया जाता है, नाइट्रोजन में बदल दिया जाता है। तो दोनों ही कार्य जो है किसके द्वारा किए जाते हैं, सूक्ष्म जीवों के द्वारा किए जाते हैं। क्लियर है। तो ये आज सूक्ष्म जीवों के बारे में हमने पढ़ लिया। कुछ और भी प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं जो कि पौधों के अंदर पाए जाते हैं और उनके कार्य भी कुछ अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि एरोबिक बैक्टीरिया या अनएरोबिक बैक्टीरिया। तो ये सारे क्या होते हैं, इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो